गुड इवनिंग एवरीवन। हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, उसके 2 लेक्चर हो गए। आज थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है हमारा। अराउंड अराउंड 1.5 से 2 घंटे का ये लेक्चर होगा और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब आज हम सम स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, 90% इसकी शक्यता है कि ये आपको 2 मार्क्स में एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू इससे बन सकता है। सारी डिटेल दे देंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एक रूट निकाल के आप इसके 2 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मतलब कि आपके अगर 58 मार्क्स आते होंगे तो ये एमसीक्यू के 2 मार्क्स की वजह से आप 60 मार्क्स एग्जाम्शन की तरफ पहुंच जाओगे। ठीक है, ये सीधा इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखते हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। बट इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहूंगा। आपकी कोस्टिंग में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, EOQ इज इक्वल टू 2A अपॉन C अंडर रूट, राइट। ये हमने आपने अपने EOQ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मटेरियल कोस्टिंग के अंदर। शायद तक आपका सबसे चैप्टर नंबर 1 मटेरियल कोस्टिंग या चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कोस्टिंग, लेबर कोस्टिंग, ओवरहेड का ये जो चैप्टर आते हैं उसमें से मटेरियल कोस्ट के अंदर ये वाला फॉर्मूला है 2A अपॉन C अंडर रूट के अंदर। अब ये हमें शो क्या करता था? तो EOQ का मतलब तो हमें पता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए जो अ, हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिट हो। जिसमें से ए हमें शो करता था एनुअल परचेस हम कितना करेंगे, एनुअल परचेस, एनुअल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई बाय परचेस अमाउंट, परचेस, डन। तो ए हमें ये डिनोट करता था हमें एनुअल परचेस कितना करना चाहिए। ओ हमें डिनोट करता था हमारा ऑर्डर कोस्ट कितना होगा हर एक ऑर्डर पे। अगर मैं एक ऑर्डर करता हूं तो मेरा ऑर्डर कोस्ट कितना निकलेगा। वैसे ही सी हमें दिखाता था कि हमें कैरिंग कोस्ट कितना हमारा पड़ता है। ठीक है, और इसके ऊपर से हमने बहुत सारे, हमने नहीं, आपने बहुत सारे सम किए होंगे आपके मटेरियल कोस्टिंग के अंदर। वहां पे अगर ये चीज कहीं पे भी भले ही ना पूछी जाए, बट आज का ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा आज हमारा इसी फॉर्मूला से बनेगा। ये फॉर्मूला शो क्या करता था कि हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, जिसकी वजह से जितना भी मेरा बेनिफिट हो ना, वो ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर कोस्ट का और कैरिंग कोस्ट का मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है, याद हो तो आप ऐसे एक ऑर्डर कोस्ट बनाते थे, एक कैरिंग कोस्ट बनाते थे, देन उसमें लिखते थे कंपनी एग्जिस्टिंग में क्या यूज कर रही है, कंपनी कितना ऑर्डर ले रही है एग्जिस्टिंग में। बाद में उसको ऑर्डर कोस्ट और कैरिंग कोस्ट से मल्टीप्लाई करते थे और उसका टोटल यहाँ लिखते थे। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया, यहाँ पे अपने टोटल लिखते थे। बाद में कंपनी कोस्ट के नीचे लिखते थे EOQ पर से हमारा कितना ऑर्डर आता था, उसका ऑर्डर कोस्ट, उसका कैरिंग कोस्ट और उसका टोटल कितना आता था। और बाद में यहाँ हम बेनिफिट देखते थे, राइट। यहाँ पे हम बेनिफिट लिखते थे, जिसमें आपको याद हो कि जब भी आपका EOQ से आपने कभी भी गिना हो तो आपका जो ये ऑर्डर कोस्ट का वैल्यू है और कैरिंग कोस्ट का वैल्यू है, दोनों सेम हो जाता था, ऑलमोस्ट सेम होता था, 1 या 2 रुपए का ही डिफरेंस था। और जब भी ये बेनिफिट आता था 90% केस के अंदर, ये बेनिफिट क्या बोलता था कि आपको EOQ के हिसाब से सारे के सारे ऑर्डर आपके मंगवाने चाहिए, ना कि कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी का बैच, कंपनी का कोस्टिंग अलग और EOQ का कोस्टिंग अलग जाता था। ठीक है, ये सब आपको याद होगा। अब आज का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि किसी भी चीज का इन्वेंट्री है हमारी, EOQ स्पेशली इन्वेंट्री के लिए था, कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसको अगर प्रॉपर ऑर्डर करेंगे, प्रॉपर वे में ऑर्डर करेंगे, तो प्रॉपर वे में ऑर्डर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्रॉपर वे में ऑर्डर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा मिनिमम ऑर्डर कोस्ट एंड मिनिमम कैरिंग कोस्ट लगेगा। ठीक है, ये दोनों हमारा मिनिमम लगेगा, जिससे क्या होता है, हमें हमारा जो बेनिफिट होता है या हमारा जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज होता है।
हमारा बेनिफिट या हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है और और भी इससे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम हमारे कोस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये हमारे एफएम के अंदर कैसे काम में आएगा। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंटरी गिनते हैं, कैश भी बिज़नेस के लिए एक पाइवोटल है, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट थिंग है। कैश भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर मैं बोलूँ कि कैश को भी हमें ईओक्यू की तरह मेंटेन करना चाहिए। एक हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी है, परचेज़ कैसे करें, उसकी तरह मेंटेन करना चाहिए। तो आपको कैसा लगेगा? एक वियर्ड कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ये वियर्ड वियर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक चीज़ समझो, कैश सेंटर में रहता है, जैसे कि बिज़नेस में इन्वेंटरी सेंटर में रहता है, वैसे ही कैश भी हमारा सेंटर पॉइंट है बिज़नेस के अंदर। रीज़न समझो, हमने पहले भी समझा था, अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो हम इन्फ्लेशन की वजह से वो पैसे को लॉस करेंगे और कम पैसे होंगे तो हम हमारे क्रेडिटर्स को हम पेमेंट नहीं कर पाएँगे। ठीक है, ऐसा हम समझे थे बहुत कुछ। अब कैश सेंटर में है। अब आप समझो कि मैं हाई कैश भी अपने बिज़नेस में नहीं रख सकता और मैं लो कैश भी अपने बिज़नेस में नहीं रख सकता। ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई ऐसा एक टूल चाहिए जो मुझे बताए कि मिनिमम इतना कैश रिक्वायर्ड है, मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, जो मुझे मिनिमम मेरी कैश रिक्वायरमेंट बना दे। मुझे मेरी मिनिमम जो कैश मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे कितनी मेरे बिज़नेस में कितनी मिनिमम कैश रिक्वायर्ड है, मुझे वो बता दे। तो जो हमारे विलियम भाई ने बनाया था ईओक्यू का कॉन्सेप्ट, उसी से ही प्रेरणा लेके इन लोगों ने एक और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बना दिया, एक नया फॉर्मूला बना दिया। उस फॉर्मूला से जाने से पहले, जैसे हमने समझा कि यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमम करना होता है, वैसे ही कैश में भी तो कुछ चीजें होगी जिसको हमें मिनिमम या मैक्सिमम करना होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि हमें क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम करना है। ठीक है, बाद में हम पूरा फॉर्मूला समझेंगे। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हमने पहले भी बात की कि हम लोग है ना, किसी भी चीज को, हमारा कैश को हम लिक्विड फॉर्म में नहीं रखते, ना बैंक में रखते, ना कहीं रखते। रीजन क्या है? इन्फ्लेशन हमें थका देगा। 6% से इन्फ्लेशन मिल रहा है और बैंक हमारा 2.5 या 3% के आसपास अ, हमें इंटरेस्ट देता है, जिसकी वजह से 3% तो हमारा इन्फ्लेशन तब भी बैठ रहा है। ठीक है, तो लोग जनरली क्या करते हैं? दे बाय सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एक्सेट्रा, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, बॉन्ड्स, डिबेंचर एक्सेट्रा, ये सब वो लोग बाय करते हैं। ठीक है, तो ये सब बाय कर लेते हैं। अब हमें कैश की रिक्वायरमेंट हुई, रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। अब जब हमें रिक्वायरमेंट ऑफ कैश आएगी तो हम क्या करेंगे? हम ये सारी चीजों को क्या करेंगे? हम ये सारी चीजों को यहाँ पे सेल कर देंगे। अब अगर आपने कभी भी अपना अकाउंट खोला है किसी भी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पे और कभी भी शेयर को परचेस या सेल किया है, एफ एंड ओ किया है, म्यूचुअल फंड बाय करके सेल किया है, या फिर कुछ भी किया है, मतलब कि बॉन्ड, डिबेंचर, कुछ भी आपने बाय करके सेल किया है, तो आपको पता होगा वहां पे बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, लाइक एसटीडी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस। डन, ये सारे चार्जेस लगते हैं एक्सेट्रा। अपने को एसटीडी और ब्रोकरेज ज्यादा मालूम है, बाकी किसी चार्जेस पे हम कभी देखते नहीं है। तो एसटीडी चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं एक्सेट्रा। अब आप समझो कि आप जितनी बार बाय और सेल करोगे, ये चार्जेस तो इनकर्ड होंगे ही। अब आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशन है, जहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं ब्रोकरेज फीस में,
एसटीडी चार्जेस जो होता है ना वो ऑलवेज वेरिएबल होता है, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस है ना बहुत सारे मॉडल पे चलता है। फ्लैट चार्जेस, फिक्स चार्जेस, परसेंटेज बेस्ड मॉड्यूल, उन सब के ऊपर वो चलता है। तो ब्रोकरेज चार्जेस में ऑलवेज देखा गया है, अगर आपने देखा हो, ₹20 पर ट्रेड और 0.5% विच एवर इज लोअर। 0.5% ऑफ अमाउंट होता है जहां तक मुझे याद, ऑफ अमाउंट विच एवर इज लोअर। डन। ये हमने सर्टेन थिंग देखी है कि ब्रोकरेज चार्जेस के अंदर है ना, आप बहुत सारे लोगों की मार्केटिंग देखें, ₹20, ₹10 पर ट्रेड और 0.5% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लोअर वो लोग चार्ज करते, तो जनरली है ना ये ₹20 ही चार्ज करने को आता है। मैं बता देता हूँ कैसे। अब अजम्पशन लो आपने कुछ बाय किया, हम इंट्राडे का कॉन्सेप्ट लेते। इंट्राडे जिसमें बाय और सेल एक ही दिन होगी, बाय भी आज ही होगा, सेल भी आज ही होगा। छोड़ो, हम स्टॉक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। स्टॉक है, स्टॉक कौन सा है? कोई भी इक्विटी शेयर हमने आज परचेज किया है, ठीक है। ये हमने परचेज किया है एज ऑन, आज तारीख है हमारी, आज तारीख है हमारी 17 नवंबर, 17 नवंबर 2025, ठीक है। आज के दिन हमने किसी भी एक कंपनी का शेयर खरीदा, 1000 रुपये हमने उसका शेयर खरीदा, 1000 शेयर है, इनटू ये हर शेयर का प्राइस है 500 रुपीज ईच। मतलब कि 500 रुपीज के हमने 1000 शेयर खरीदे, मतलब हमने टोटल कितने रुपए के शेयर खरीद लिए? 5 लाख रुपए के। ओके। अब ये 5 लाख रुपए के शेयर खरीदने के लिए आप देखोगे तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अभी हम एसटीडी बेस्टीडी एक ही चार्ज की बात कर रहे हैं, टू बी स्पेसिफिक ब्रोकरेज की। अब ₹20 पर ट्रेड और 0.5% ऑफ अमाउंट, आप ये अमाउंट का 5 लाख का 0.5% करोगे तो बट ऑब्वियस है ₹20 से ज्यादा होंगे। तो विच एवर इज लोअर, मतलब हमारा ₹20 आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ब्रोकरेज चार्ज, ठीक है, और 20 रुपए यहाँ मैंने ऐड कर दिए, तो ये हमारे हो गए 5,20,000। डन। इतना मुझे अब पेमेंट किया मैंने। ओके, अब अभी ब्रोकरेज चार्जेस पे ही ध्यान देना, ठीक है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ये ब्रोकरेज चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन चार्जेस का वो समझाना, ठीक है। तो आपका पूरा ध्यान ब्रोकरेज चार्ज पे रखना। अब 3 दिन बाद मतलब कि 20 नवंबर को हमने वो शेयर बेच दिए, 20 नवंबर 2025 को ये 1000 शेयर हमने कितने रुपए के हिसाब से बेच दिए? ये हमने बेच दिए 550 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5,50,000, 5,50,000 रुपीज टोटल हमारा हो गया। इस पे भी हमारा ब्रोकरेज चार्ज लगेगा 20 रुपीज, और इस केस में हमारा 20 रुपीज क्या होता है? माइनस होता है 20 रुपीज। आप अपने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे। 5,50,000 माइनस 20, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कितने? 454,9980। और आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 5,20,000 499। आपका टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? प्रॉफिट यहाँ पे हुआ 49960, इतना आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अभी हमें प्रॉफिट वाले पोर्शन से कोई कम नहीं। आपका टोटल ब्रोकरेज चार्जेस कितना लगा? तो आपका टोटल ब्रोकरेज चार्जेस लगा 40 रुपए। बाय करते समय हमने 20 रुपए ज्यादा दे दिए और सेल करते समय उससे हमें 20 रुपए कम दे दिए, मतलब टोटल टोटल 20 यहाँ से गया और 20 यहाँ से गया, मतलब टोटल टोटल हमारे 40 रुपए लगे। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। आपके पास आज अचानक से है ना 1 लाख रुपए आ गया, आपने बोला क्या करूं? मैं स्टॉक बाय कर लेता हूं। तो सेम क्वेश्चन हमारा जाएगा, बाय स्टॉक था, इक्विटी शेयर था हमारे पास, 500 1000 शेयर थे हमारे पास। ओके, हमारे इक्विटी शेयर ऑलवेज 1000 ही रहेंगे जितनी बार हम बाय करेंगे। और ये हमने सारे के सारे बाय किए कितने रुपए के भाव से? हमने ये बाय किए
₹20 ₹200 के भाव से हमने इस बार बाय की, ठीक है। अब ये हम एक साथ बाय कर रहे हैं, तो हमारा ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेगा? ₹20, ठीक है। दूसरे दिन फिर से 1,00,000 आए, तो हमने बोला फिर से हम बाय कर लेते हैं, और इस बार हमने वो शेयर बाय किए ₹210 से, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस बार आपका ब्रोकरेज चार्ज टोटल अमाउंट पे कितना लगेगा? ₹20, ठीक है। तीसरे दिन आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आई और आपने सेल कर दिया ₹209 के हिसाब से, ठीक है। अब 209 के उस रुपए के हिसाब से आपने सिर्फ 500 शेयर सेल किए। यहाँ आपके पास 1000 शेयर थे, हमने परचेज किए। यहाँ 1000 शेयर थे जो हमने परचेज किए, उसमें से हमने इस बार 500 शेयर सेल कर दिए। यहाँ पे मैं एक, ये 17 को हमने बाई किए, ये 18 को बाई किए, और ये 19 को हम सेल करने चले गए 500 शेयर ₹209 के भाव से। तो हमने, है ना, ₹20 का ब्रोकरेज चार्ज लगा, ठीक है। तो ये हुआ, पेमेंट कर दिया हमने, डेटर आया था, डेटर को हमने पेमेंट कर दिया। दूसरा डेटर, अरे अभी तक क्या बात की? अभी तक हमने बात की कि आ, पहला, आई थिंक सो बीच में, है ना, वॉइस थोड़ा चला गया था, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं फिर से एग्जाम्पल 1 और 2 समझा देता हूँ। एग्जाम्पल 1 था, हमने बाई किया, सेल किया, हमने बाई किए थे 1000 शेयर ₹500 के भाव से, उस पर ₹20 ब्रोकरेज दिया। 3 दिन बाद वो शेयर हमने सेल कर दिए, तब भी हमने ₹20 का ब्रोकरेज दिया। टोटल हमारा ब्रोकरेज हुआ था ₹40, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ₹40 ब्रोकरेज दे दिया। अब एग्जाम्पल 2 हम देख रहे हैं, जहाँ पे हमने 1000 शेयर बाई किए थे, तब ब्रोकरेज दिया था ₹20, फिर से 1000 बाई किए थे और दे दिया था ₹20। फिर हमने फिर से सेल किया, दूसरा क्रेडिटर हमारे पास आ गया, उसने मांगा हमें पैसे चाहिए, ओके। हमने ये सेल 19 तारीख को ही की है, ठीक है, उसी तारीख को, 19 तारीख को। और जब हम सेल करने गए, तब, है ना, शेयर का भाव हो गया ₹211, और हमने 500 शेयर सेल कर दिए। और इस बार भी हमें ब्रोकरेज चार्ज लगेगा ₹20, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस ऑलवेज पर ट्रेड लगता था हमारा। अब यहाँ पे तो ये सिंगल ट्रेड हो गया 19 तारीख का, ये सेकेंड ट्रेड हमने किया है, तो यहाँ पे भी लगेगा ₹20। अब आप देखोगे ना, तो 20 20 20 20 ₹16 हमने ब्रोकरेज चार्ज दे दिया। अब हम रोज ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब इसको हमें लोअर करना होगा। तो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कोस्ट क्या कहता है? एवरी टाइम यू सेल सिक्योरिटी, यू सेल और बाय सिक्योरिटी टू गेट कैश, आपको कैश के लिए, आप बाय करते हो या सेल करते हो टू गेट कैश, यू पे many type of expenses और many type of costs एक्सेट्रा, ओके। बहुत सारे टाइप की आप ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी, फलाना ढिमकाना, ठीक है, वो सब आप पे करते हो, ठीक है। इफ यू कीप अ लो कैश, अगर आपका लो कैश बैलेंस होगा, यू हैव टू सेल सिक्योरिटी, आपको अपनी सिक्योरिटी सेल करनी पड़ेगी फ्रिक्वेंटली। हमने देखा ऊपर कैसे हमने फ्रिक्वेंटली हमारी सेल की थी। दिस लीड दिस लीड्स हाई ट्रांजैक्शन कोस्ट, ये हमें हाई ट्रांजैक्शन कोस्ट की तरफ हमें ले जाता है। तो ट्रांजैक्शन कोस्ट कैश के लिए, कैश अमाउंट के लिए एक क्रिटिकल चीज हो गया, ठीक है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, जहां जहां कैश की बात आएगी, वहां वहां जहां जहां हमारे वर्किंग कैपिटल की बात आएगी ना, वहां हमारा हमारा अपॉर्चुनिटी कोस्ट आएगा। अब यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कोस्ट है, ये है होल्डिंग कोस्ट। आप समझो कि अगर आप बोले यार ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो बहुत ज्यादा ही लगता है, तो आप क्या कर रहे हो? सारा कैश अपने पास ही रख रहे हो। अब इससे क्या हो रहा है? ना ही वो कैश बढ़ रहा है, ना ही वो कैश कम हो रहा है, ना ही वो कैश बढ़ रहा है, ऊपर से वो उसका 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से पर एनम उसका अमाउंट डिक्लाइन हो रहा है। तो ये क्या बोलता है?
कैश हेल्ड इन द करंट अकाउंट। अगर आपने करंट अकाउंट में अपना कैश रखा है, अर्न्स नो इंटरेस्ट। और आपने ये अपना एनी अदर बैंक अकाउंट, मतलब कि आपने सेविंग अकाउंट में रखा है, तो अर्न्स लिटिल इंटरेस्ट। ठीक है। अगर आपने इसको करंट अकाउंट में रखा है तो उस बट ऑब्वियस है, वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आपने अदर अकाउंट लाइक सेविंग अकाउंट है या किसी और अकाउंट में रखवाया है, तो वहां पे आपका जो इंटरेस्ट होगा ना, वो बहुत ही लिटल लिटल मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है। इफ यू कीप अ हाई कैश बैलेंस, यू मिस आउट, you miss out on the interest you could have earned earn if that money invested in security. This leads to high opportunity cost। ये आपका हाई अपॉर्चुनिटी कोस्ट लीड करता है। फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, होल्डिंग कोस्ट क्या है। ये बताता है मैंने अगर कैश करंट अकाउंट में हेल्ड किया तो कोई भी मेरे को इंटरेस्ट आएगा नहीं। क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्या होती है कि यार मेरे को क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, कहाँ मैं बार बार जाके अपना ट्रांजेक्शन कोस्ट इंकर करूँ, जो हमने ऊपर देखा सिक्योरिटी सेल सेल या परचेज करने वाला। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट में रखूं करंट अकाउंट में, तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है ही नहीं। ठीक है। एंड अदर अकाउंट में मैंने रखा, तो जैसे कि सेविंग अकाउंट या उसमें, तो बहुत ही कम मुझे वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अर्न लिटल इंटरेस्ट। इफ यू कीप अ हाई कैश हाई कैश बैलेंस, अगर आप अपने पास हाई कैश बैलेंस रखोगे, तो यू मिस आउट ऑन द इंटरेस्ट यू कुड हैव अर्न। आप वो इंटरेस्ट अर्न करने का पोर्शन मिस कर दोगे। कौन सा इंटरेस्ट अर्न करने का पोर्शन? तो मनी इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी। अगर ये मनी मैंने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट की होती, साल का 12% इंटरेस्ट कमाया होता। अजम्पशन लो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, और ये 1 लाख रुपए इसका पूरे साल में कभी भी यूज ही नहीं हुआ है। तो क्या 1 लाख का 12% मतलब कि 12,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करने का आप मौका गवा देते? हाँ, गवा देता। तो इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप 12% कमा ही नहीं पाए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या ही मिलेगी आपको? कुछ नहीं। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पोर्शन था। अब आप देखोगे ना, तो आपका जो ईओक्यू में था ना, ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मैंने बताया, ये आपको है ना सिमिलर टू लगेगा ऑर्डर कॉस्ट जैसा, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। वैसा ही कि अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हर बार मैं बाय या सेल करता हूं, तो मुझे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है किसके ऊपर? हर बाय या सेल करने पे। वैसे ही जो ऑर्डर वाला पोर्शन है, ऑर्डर कॉस्ट जो ईओक्यू में है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, हर ऑर्डर में हमारा कॉस्ट लगता था। बाद में अब जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखोगे ना, तो ये आपका कैरिंग कॉस्ट के साथ सिमिलर होगा, कि ये कैरिंग कॉस्ट जैसा है इसका फीचर। ठीक है। तो मैंने ईओक्यू का संदर्भ आपको यहाँ पे बता दिया कैसे क्या था। तो इन दोनों प्रॉब्लम को मुझे अगर टैकल करना है, मुझे इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मुझे क्या होना चाहिए? तो मुझे एक ऐसा बायस चीज चाहिए जो मुझे बता सके, क्या बता सके कि मैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना रखूं अपने पास, मेरा ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना हो। ठीक है। तो ईओक्यू का मॉडल हमें बताता था ऑप्टिमम हमारे पास इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, 2AO अपन क्या था, 2AO अपन S, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। तो उसी का ही ये सिमिलर फॉर्मूला है, ऑप्टिमम 2U मल्टीप्लाई बाय P डिवाइड बाय S। ये फॉर्मूला है
2 UP डिवाइड बाय S अंडर रूट। तो ये ऑप्टिमम कैश का फॉर्मूला मुझे बताता क्या है? तो 2AO का में ए क्या शो करता था हमें? एनुअल, हमारा एनुअल परचेज कितना है? तो यहाँ पे हमें सी शो करता है, अरे हमें यहाँ पे यू शो करता है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, कि मुझे एनुअल कैश कितना रिक्वायरमेंट है ये मुझे बताता है। पी मुझे बताता है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, उसको मैं बोल सकता हूँ, पी को क्या बोल सकता हूँ? फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखो, फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, एनुअल और मंथली कैश डिसबर्समेंट, और एस को मैं बोल सकता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी, कि 1 रुपये का, 1 रुपये का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होता है। और ये सी जो है ना, ये हम बोलते हैं इसको ऑप्टिमम कैश बैलेंस का छोटा नाम है सी। ठीक है, तो ऐसे हमारा ए ओ, 2AO अपॉन सी पर से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बना, 2 UP अपॉन एस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी इन दोनों चीजों का है ना, नहीं ये दिया है, यहाँ पे दिया है, दिया है, ये रहा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या रेफर करता है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये रहा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे लिखी दी है, according to this model optimum cash level is that level of a cash where the carrying cost and transaction cost are minimum। हमने पहले ही बात कर ली। अच्छा, मैंने यहाँ का पढ़े बिना ही आपको वो सब समझाया था, ठीक है, अपनी खुद की ओन रिसर्च से, बट यहाँ पे भी सब कुछ लिखा है। ऑप्टिमम कैश लेवल क्या है? वेयर कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर द मिनिमम, जहां पे मेरी कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाती है। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ कैश। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कैश को होल्ड करने का कॉस्ट कितना लग रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या तो फिर जो भी हम इंटरेस्ट कमा सकते थे मार्केटेबल सिक्योरिटी से, उसको हम पी बोलते, एस बोलते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बारे में और लिखा है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन गेटिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू कैश। हमने बात की थी ब्रोकरेज लगता है हमारा। दिस हैपेंस व्हेन द फर्म फॉल्स फॉर short of cash and has to sell the security, resulting in clerical, brokerage, registration and other cost. The optimum cash balance according to this model will be the point where these two costs are minimum, जहां पे ये दोनों cost हमारी minimum हो जाएगी। The formula as follows, ये रहा हमारा formula, ये एक ग्राफ है जहाँ पे क्या बताया, ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए है, ये हमारी कोस्ट है, यहाँ पे हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस लगता है, ये हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस है। कब ये हमें मिलेगा? तो जिस जगह हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट का और होल्डिंग कॉस्ट का लाइन इंटरस्टैक होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम कैश बैलेंस। इसकी कुछ असम्पशन है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, जो हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट है वो रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर ये मल्टीपल बार चेंज नहीं होना चाहिए, नॉट चेंजेबल। जैसे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अगर हमने ब्रोकरेज फी 20 रुपीज दी है तो हर बार मैं 20 रुपीज ही दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एसटीटी और वो सब भी रिमेन सेम ही रहना चाहिए, नॉट पॉसिबल। और होल्डिंग कॉस्ट क्या बोल रहे हैं? जो हमारा होल्ड करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% इंटरेस्ट कमा रहे हैं, हो सकता है वो 14% भी कमा रहे हो, वो 15% भी कमा रहे हो, लेकिन ये क्या बोलता है? रिमेन सेम, मतलब कि ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर 20% है तो पूरे साल 20% ही रहना चाहिए। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, बट ये मॉडल की असम्पशन है। कैश इज यूज्ड अनयूनिफॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट ऑल्सो नो वन विद द सर्टेनिटी। ये क्या कह रहा है कि आप क्या करोगे इसमें? ये बता रहा है कि आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि अगर आपको एवरेज आपका कैश बैलेंस सी इज इक्वल टू 20,000 आया तो आपको सिर्फ 20,000 का ही रिक्वायरमेंट होना चाहिए सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है। इससे ना ज्यादा ना इससे कम, दोनों में से कोई भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, आपका 20,000 ही रहना चाहिए, ठीक है। एंड कैश नीड्स फॉर द फॉर्म आर नोन विद द सर्टेनिटी, कैश की नीड सर्टेनिटी होती है, ये कोई असम्पशन लेने की जरूरत नहीं थी।
इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख लेते हैं, एक 5 मिनट का खेल है। फर्म मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। टोटल डिसबर्समेंट आर 1,05,000 पर मंथ। 1,05,000 पर मंथ का है, तो मुझे एनुअल जानना है, तो एनुअल इज इक्वल टू 1,05,000 इंटू 12 करूंगा, तो एनुअल आ जाएगा हमारा 12,60,000 रुपए। यह क्या आ गया आपका, यू आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ दे ही दिया था 12,60,000 पर ईयर, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे दे ही दिया है, तो ये आपका बन गया यू। ओके, 2u क्या था हमारा फॉर्मूला, 2up अपॉन एस, तो ये आपका बन गया यू। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ अ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट ₹20 पर ट्रांसफर, तो ये आपका बन गया पी। पी फॉर फिक्स्ड कैरिंग कॉस्ट, और ये आपका बन जाएगा 8% एस। 2up अपॉन एस, 25,100 रुपये आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। बाद में मिलर और कैश मैनेजमेंट, ये सारी थियरीज हैं। रिसेंट डेवलपमेंट इन द मैनेजमेंट, ओके, ये सारी की सारी आपकी थियरी ही है। अब कॉन्सेप्ट का कोई पार्ट इसमें बचा नहीं है। ये लास्ट वाला सम हम करेंगे, यहीं पे मैं आपको पूरा का पूरा सम बता दूंगा, एंड देन इसको हम कंक्लूड कर देंगे। बाद में हमारे जो 4 सम है वो हम गिनेंगे। ऑन एन एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड आफ्टर 45 डेज। हमारे जो डेटर है वो कलेक्शन होता है उनका 45 डेज के अंदर अंदर। इन्वेंट्री हैव एन एवरेज होल्डिंग पीरियड 75 डेज एंड क्रेडिटर पेमेंट पीरियड ऑन एवरेज 30 डेज। नहीं, रहने दो, ये आपका है ना वर्किंग कैपिटल का एक मेन चैप्टर है, उसके बाद वाला सम है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आइडिया आ जाएगा, ठीक है। डेटर जो होते हैं वो हमारा करंट असेट होता है, ठीक है। एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट्स होता है, और क्रेडिटर हमारा करंट लाइबिलिटी होता है। तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं। वैसे ही मुझे होल्डिंग पीरियड जानना है, तो मुझे करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करना होगा। तो करंट एसेट्स 45 डेज डेटर्स के, 75 डेज हमारे इन्वेंट्रीज के, -30 डेज हमारे क्रेडिटर्स के। तो आप यहाँ देखोगे तो एक कैश साइकिल आ जाएगी। हमारा कैश का साइकिल कितना देर तक चलता है, समझो हमारा कैश कहाँ कहाँ फंसता है, मैं पहले वो बात करता हूँ। सबसे पहला कैश हमारा फंसता है क्रेडिटर्स के अंदर, ये क्रेडिटर्स को हमें कैश पेमेंट करना होता है, ठीक है। दूसरा कैश हमारा फंसता है क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री के ऊपर, इन्वेंट्री का हमें कैश पेमेंट करना होता है। एंड थर्ड कैश हमारा बचता है, वो होता है डेटर्स के ऊपर, तो जहां पे हमें कैश रिसीव करना होता है, जहां पे हमारा रिसीवेबल क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये पूरा एक साइकिल होता है। क्या साइकिल होता है, हम क्रेडिट से परचेस करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री में हमारा पैसा रुकेगा, और इन्वेंट्री को हम जब डेटर्स को सेल करेंगे, इन्वेंट्री को हम किससे सेल करेंगे, डेटर्स को सेल करेंगे, और जब डेटर से कलेक्शन हमारा होगा तब हम पेमेंट क्रेडिटर्स को देंगे। तो क्या होता है, क्रेडिटर्स हमें कुछ पीरियड देता है, क्रेडिटर्स हमें कुछ पीरियड देता है ना क्रेडिट पे माल, वो इन्वेंट्री पे हमारा होल्डिंग पीरियड लगता है, क्योंकि जब तक मैं इन्वेंट्री होल्ड करके रखूंगा तब तक मेरा कैश आएगा नहीं, और जब डेटर्स को हम माल बेचते तब भी हम उसको बोलते हैं भाई यार तू 50 दिन में दे देना, तभी हमारा माल सेल होता है। तो ये पूरा एक कैश साइकिल इसे बोलते हैं। अब ये जो कैश साइकिल है, इसमें क्या करना होता है, मैं सीधा बता दूं, करंट एसेट्स के पीरियड माइनस करंट लाइबिलिटीज के पीरियड। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा डेटर्स होता है करंट एसेट के बाजू, हमारा इन्वेंट्री होता है करंट एसेट्स के बाजू, और हमारा क्रेडिटर होता है करंट लाइबिलिटीज के बाजू। तो आप देखोगे 45 + 75 - 30 डेज, 45 + 75 - 30 डेज, 90 डेज हमारा कैश साइकिल आ गया। यहाँ पे हमें सबसे पहले कैश साइकिल ढूंढने को बोला था, कैश साइकिल ढूंढ लिया। अब ये बोल रहा है कि हमें क्या ढूंढना है, कैश टर्नओवर ढूंढना है। अब कैश टर्नओवर ढूंढने के लिए फर्म पूरे साल में कितना कैश कितना स्पेंड करता है वो होना चाहिए। तो सेकंड लाइन में हमें क्या दिया है, फर्म स्पेंड अ टोटल ₹120 लाख एन्युअली। ओके, के फर्म स्पेंड करता है 120 लाख रुपए। अब आप समझो, फर्म फर्म जो होता है वो सेल करता है 120 लाख रुपए। एक सेकेंड हो, हमें यहाँ कैश साइकिल और कैश टर्नओवर ढूंढना है, कैश टर्नओवर रेशियो ढूंढना है। तो कैश टर्नओवर रेशियो क्या कहता है कि 12 मंथ है या फिर 360 डेज है मेरे, 360 डेज में मेरी कैश साइकिल कितनी बार चलेगी। तो हमने यहाँ पे क्या ढूंढा, 90 डेज हमारी कैश साइकिल चलती है। तो 360 को मैं 90 डेज डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा मुझे,
मेरी कैश साइकिल 4 टाइम्स चलती है। जो हमारा ये चकेड़ा था ना, डेटर से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अरे क्रेडिटर से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से डेटर और डेटर से फिर से क्रेडिटर्स, ये पूरा का पूरा साइकिल 4 बार चलता है, जिसे हम बोलते हैं कैश टर्नओवर। ठीक है। देन आफ्टर, मिनिमम अमाउंट ऑफ अ कैश टू बी मेंटेन टू द मीट अ पेमेंट एज दे बिकम ड्यू। हमें कितना मिनिमम कैश रखना चाहिए अपने लिए 90 डेज के लिए? तो पूरे साल के लिए मुझे 120 लाख चाहिए। पूरे साल के लिए मुझे कितने चाहिए? 120 लाख। और मेरी साइकिल चलती है 4 टाइम्स। मेरी साइकिल चलती है 4 टाइम्स। तो 120 डिवाइड बाई 4, तो 30 लाख रुपीज हमें कैश का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 90 डेज है कि 360 डेज में हमारे कितना लग रहा था? 120 लाख रुपए। तो 90 डेज में हमारा कितना पैसा लगेगा? अगर ऐसे भी देखना हो तो ऐसे भी देख सकते हैं, 120 लाख इंटू 90 डिवाइड बाई 360, तो अभी आपका आंसर रिमेन सेम रहेगा, 30 लैक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर हम जो जो भी चालू करेंगे ना, मैं सोच रहा हूँ हम ये केसरी कलर और ये ब्लैक का हम ये फॉर्मेट रखें। मेरे को अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है। और ये है ना, आंखों को है ना चुभन भी नहीं दे रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा ही रखेंगे। तो देखो 30 लाख रुपीज हमारा मैच हो गया। कैश, देन क्या बोला है? मिनिमम अमाउंट हो गया, कैश साइकिल हो गया, कैश टर्नओवर हो गया। सेविंग बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज। होल्डिंग पीरियड हम हमारा 30 डेज से रिमूव कर डाले। पूरा कैलकुलेशन फिर से करना है। सबसे पहले हम कैश साइकिल ढूंढेंगे। अगर मेरा इन्वेंट्री का पीरियड 30 डेज से कम हो जाता है तो ये 45 डेज है, इन्वेंट्री के 75 डेज लग रहे हैं। एक मिनट हो, सेविंग रिड्यूस एवरेज, हाँ मतलब कि 45, हाँ बरोबर है, 45 डेज। एक मिनट में बता देता हूँ कैसे करना है ये ढंग से ही। तो अब हमारा जो है ना सम थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या थोड़ा चेंज हो रहा है? इसने क्या बोला? सेविंग करो बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज। हमारा जो अभी एवरेज होल्डिंग पीरियड था ना, वो 30 डेज से कम हो गया। किसका? इन्वेंट्री वाले पोर्शन का। ठीक है। ये वाला इन्वेंट्री वाला पोर्शन है ना, वो 30 डेज से कम हो गया। अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है कि हमारा इन्वेंट्री का जो होल्डिंग पीरियड था वो अभी तक कितना चल रहा था? 75 डेज। वो -30 डेज हो गया। तो रिवाइज हमारा कितना हो गया? 75 माइनस 30, 45 डेज ये हमारा हो गया। डन। ये 45 डेज हो गया। अब ये 75 डेज को भूल जाओ, मुझे ये लोग ने सब कुछ फिर से गिनने को बोला है। तो सबसे पहला हमारा रिवाइज कैश साइकिल कितना आएगा? 45 डेज हमारा डेटर्स का, 45 डेज हमारा न्यू जो है इन्वेंट्री का, -30 डेज। तो ये हमारा हो जाएगा 45 प्लस 45 माइनस 30, ये आपका हो जाएगा 60 डेज। अब ये हमारा आ गया कैश साइकिल। कैश टर्नओवर में बोलूं तो आप वो ढूंढ लोगे। कैश टर्नओवर कैसे ढूंढना है? कैश टर्नओवर ढूंढने के लिए आपके पास 360 डेज है। ठीक है। डिवाइड बाय 60 डेज, 60 डेज, तो हमारी पूरे साल कितनी साइकिल चलेगी? ये 60 डेज वाली। तो टोटल 6 साइकिल चलेगी। ठीक है। उसके बाद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश कितना रखना है? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश रखने के लिए 120 लाख हमारा टोटल था, डिवाइड बाय 6 करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा 120 लाख डिवाइड बाय 6। 20 लाख रुपीज हमें मिनिमम बैलेंस कैश का रखना पड़ेगा। तो देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो हम पहले 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो अब हमें 20 लाख करने हैं। तो हमारा रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10 लाख रुपए। सेविंग हमारी कितनी होगी? 1 लाख रुपए। सेविंग कैसे आई? यहाँ पे सेविंग बाय रिडक्शन हमें पूछा था, तो ये सेविंग कैसे आई? उसने बोला इट कैन अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो 10 लाख रुपए अगर वो इन्वेस्ट कर देगा तो 10% के हिसाब से 1 लाख कमा पाएगा। ये 120 लाख वाला यहाँ हम अगर समझे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये अब हो जाएंगे 60 डेज। तो ये हमारा हो जाएगा 120 इंटू 60 डिवाइड बाई 36। तो अभी ये हमारा आएगा 20 लाख। डन। ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लिख दिए, ऊपर जितना भी समझाया
उस सब का सिर्फ ये इतना ही भाग मैटर करता है, इतना भाग हमें पता होना चाहिए, इसलिए पूरे ऊपर हमारी गाथा हुई है। ठीक है। ओ 40 मिनट्स हो गए इतना समझाने में और 2 सम गिनने में, कोई बात नहीं। अब हम प्रैक्टिकल सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की, हमने जो लास्ट में कॉन्सेप्ट किया ना, उस कॉन्सेप्ट का जो भी सम है वो हम खत्म कर देते हैं। बुक कहाँ गई भाई साहब? बुक डिलीट हो गई। हाँ, नहीं ये रही ना बुक। ओके। तो हम सारे सम गिनते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपका, देखो मैंने बोला था ना आएगा तो आएगा, ये 2 मार्क्स एमसीक्यू में आएगा। ये लो 2 मार्क्स एमसीक्यू में। 10,50,000, 1,26,00,000। मैं ये गिन देता हूँ, हमने वहां गिना नहीं था ढंग से। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? C इज इक्वल टू 2UP/S। डन। जहां पे U इज इक्वल टू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। हमारी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितनी है? हमारी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है 1,26,00,000। ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए P क्या है हमारा? फिक्स्ड कैरिंग कॉस्ट। तो हमारा फिक्स्ड कैरिंग कॉस्ट कितना है? तो यहाँ पे हमें दिया है फिक्स्ड कैरिंग कॉस्ट है हमारा ₹20 पर ट्रांसफर। तो ये हो गया हमारा ₹20। ओके, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इतनी थी। देन एस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी। ₹1 का हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लगता है? पर ₹1। तो ये हमारा लगता है 8%। यू आर कंप्यूट द ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू विलियम जे बाउल। ओके, हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस ढूंढना है। तो सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1,26,00,000 इंटू ₹20 डिवाइड बाई 8%। तो 2 इंटू 126 इंटू 20 डिवाइड बाई 8%। 8 डिवाइड बाई 100 कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 0.08। ठीक है। तो ये अब हमारा हो जाएगा 2,126,114 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.08। अब जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 7,937,2.539। ठीक है, जिसे हम बुला सकते हैं 7,9,373। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब ये आप अपने मॉड्यूल से आंसर देखोगे ना, तो मॉड्यूल में और इसमें है ना, जमीन आसमान का अंतर होगा। 7,9,373। ठीक है, ये रहा हमारा मॉड्यूल, ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे आ रहा है 2,501 25100। इन लोगों ने क्या किया है, ये 1,05,000 पर मंथ दिया है और पर ईयर में है ना 1 शून्य मतलब कि 10 कम कर दिया है। आप 105,000 इंटू 12 करोगे तो आपका आएगा 126,121,2,123। इतना आपका पर ईयर पे आएगा। बट आप देखोगे यहाँ पे पर ईयर में एक जीरो अलग है, इसलिए ये हमारा जवाब आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। एक और क्वेश्चन हमें करना था। ओके, सेम अभी हमने जो लास्ट में क्वेश्चन किया उसके ही तरह का, उसी ही मॉडल पे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं। के लिमिटेड हैज अ क्वार्टरली कैश आउटफ्लो ₹9,00,000। क्वार्टरली कैश फ्लो है 9 लाख का। तो 9 लाख इंटू मैं 4 करूंगा तो आ जाएगा हमारा 36 लाख। ये हो जाएगा एनुअल कैश फ्लो। डन। अराइजिंग यूनिफॉर्मिटी, ये अराइज हो रहा है, एक जैसा ही अराइज हो रहा है हर क्वार्टर में। द कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मार्केटेबल सिक्योरिटी। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मार्केटिंग सिक्योरिटी है। इट प्लान्स टू मीट द डिमांड फॉर अ कैश बाय प्रिडिक्टिवली सेलिंग अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये क्या करते हैं, जब भी कैश का रिक्वायरमेंट आता है ना, तब ये मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करके अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देते हैं। द मार्केटेबल सिक्योरिटी आर जनरेटिंग अ रिटर्न 12% पर एनम। ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमें 12% पर एनम से हमें जनरेट करके दे रहा है रिटर्न हमारे। एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट कवरिंग द इन्वेस्टमेंट इज ₹60। हर ट्रांजेक्शन का कॉस्ट हमारा होता है 60। द कंपनी यूज अ मॉडल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल ट्रांजेक्शन साइज फॉर अ कन्वर्टिंग अ मार्केटेबल सिक्योरिटी इनटू कैश।
Consider 360 days in a year. You are required to calculate कंपनीज एवरेज कैश बैलेंस. कंपनी को अपना एवरेज कैश बैलेंस कितना रखना चाहिए. नंबर ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ईच ईयर, कितने कन्वर्जेशन करने चाहिए हर साल. और टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन अ टू कन्वर्जेशन, मतलब कि एक कन्वर्जेशन से लेके दूसरे कन्वर्जेशन के बीच में कितना टाइम लगता है. एक एक करके तीनों चीजें हम ढूंढते हैं. तो अब जो हमारा पहला है वो है एवरेज कैश बैलेंस ढूंढने का है. क्वेश्चन नंबर 7. सबसे पहले हमें क्या करना है, एवरेज कैश बैलेंस ढूंढना है. तो एवरेज कैश बैलेंस का मतलब होता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस. आप ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोल लो या एवरेज कैश बैलेंस बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है. इसका फॉर्मूला 2UP/S. ठीक है. सबसे पहले U इज इक्वल टू एनुअल कॉस्ट का, एनुअली कैश कितना रिक्वायरमेंट था, तो अंदर बुलाया है 9 लाख पर क्वार्टर. 9 लाख पर क्वार्टर इंटू 4, तो हमें मिल जाएगा 36 लाख एन्यूअली. ओके. एन्यूअली हमें 36 लाख रुपीज हमें एन्यूअली मिल गया. बाद में P इज इक्वल टू कितने हमें दिए, फिक्स कॉस्ट है वो है हमारे 60 रुपीज. S इज इक्वल टू है हमारे 12% पर एनम, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.12. एवरेज कैश बैलेंस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 2U 36 लाख इंटू P 60 रुपीज डिवाइड बाय 0.12. तो C इज इक्वल टू 2 इंटू 36 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 0.12. 2 इंटू 36 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 0.12, रूट हटाएंगे तो ये आपका आएगा 60,000. 60,000 ऑप्टिमम कैश बैलेंस. ओके. एवरेज कैश बैलेंस. सबसे पहला स्टेप 1 हमने क्या किया, ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमने ढूंढा. ठीक है. एंड स्टेप 2 में हम एवरेज कैश बैलेंस ढूंढेंगे. अब एवरेज कैश बैलेंस का मीनिंग क्या होता है वो समझाता हूं मैं. एवरेज कैश बैलेंस इज इक्वल टू, पहला फर्स्ट एंड फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस के साथ प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2. ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2. अब हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस मुझे पता है, तो एवरेज कैश बैलेंस का एक और फॉर्मूला होता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस. या आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना है उसको हाफ कर डालो. मतलब कि क्या है, हमने अंदर भी पढ़ा, ये थ्रू आउट द टाइम 60,000 हम ऑन एन एवरेज रखते ही है. तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिवाइड बाय 2 करूंगा तो अभी मुझे एवरेज कैश बैलेंस मिल जाएगा. ओके. अगर आपके सम में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो फर्स्ट फॉर्म आप रखोगे कि मैं ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूं. ठीक है. तो हमारे पास है एवरेज कैश बैलेंस इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30,000. तो हमें हमारे फर्स्ट फॉर्म मिल गया कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस क्या है. दूसरा है नंबर ऑफ कन्वर्जेशन ईच ईयर. ईच ईयर में हम ये कन्वर्जेशन कितनी बार करते हैं हमें ये देखना है. तो वो देख लेते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन ईच ईयर, कि हर साल हम कितने कन्वर्जेशन रखते हैं वो हम देख लेते हैं. अब हमने लास्ट इल्यूस्ट्रेशन में जो किया था, हमने लास्ट इल्यूस्ट्रेशन में क्या किया था, कैश साइकिल या कैश टर्नओवर ढूंढने के लिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितने हो रहे उसको हम कैश टर्नओवर बोलते हैं. और वो ढूंढने के लिए हमने क्या किया था, टोटल मंथ या डेज डिवाइड बाय जितना हमारा कैश साइकिल का पीरियड था. अब हमारे इस सम के अंदर कैश साइकिल का पीरियड हमें नहीं दिया है, तो हम कैसे ढूंढेंगे. तो मुझे मेरा ऑप्टिमम कैश बैलेंस पता है, मुझे मेरा ऑप्टिमम कैश बैलेंस पता है, और मुझे है ना मेरा एनुअल कैश फ्लो पता है. मतलब कि मुझे ऑन एन एवरेज 60,000 रुपीज में ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखूंगा तो मैं पूरे साल में 16,000 कितनी बार घुमाऊंगा. तो एनुअल एनुअल कैश आउटफ्लो या एनुअल कैश
आउटफ्लो डिवाइड बाय ऑप्टिमम कैश बैलेंस। क्या बोल रहा है कि 60,000 कैश का रिक्वायरमेंट मुझे एक ट्रांजेक्शन पे रहता है, तो मेरा टोटल एनुअल कैश है 36 लाख का। मुझे कितने ट्रांजेक्शन लगेंगे करने में? ठीक है, सिंपल है। ये 60,000 रुपये मुझे एक ट्रांजेक्शन करने के लिए लगते हैं, तो 36 लाख रुपए मुझे कितने ट्रांजेक्शन करने के लिए लगेंगे? तो 36 लाख डिवाइड बाय 60,000 वही हुआ जो हमने ऊपर डायरेक्ट लिखा है। तो यहाँ पे हमारा एनुअल कैश आउटफ्लो है 36 लाख डिवाइड बाय 60,000। तो ये आपका हो जाएगा 36 लाख डिवाइड बाय 60,000 इज इक्वल टू 60 ट्रांजेक्शन आपको लगेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ईच ईयर ये भी आ गया। थर्ड पूछा है टाइम इंटरवल टू कन्वर्जेशन, मतलब कि दो कन्वर्जेशन के बीच में हमारा कितना टाइम रहता है। इस चीज को समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, हमारे सम में 360 डेज है, 360 डेज है, यहीं पे ही समझ लेते। हमारे सम के अंदर टोटल 360 डेज है, और ये 360 डेज के अंदर टोटल ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमने अभी ढूंढे, टोटल कितने 60 ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि एक ट्रांजेक्शन जब होता है और जब दूसरा ट्रांजेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में डेज कितने हैं। वैसे दूसरे और तीसरे के बीच में कितने डेज है, सो ऑन लेके 60 ट्रांजेक्शन के बीच में कितने डेज आएंगे। तो मैं सिंपली मेरे टोटल 360 डेज है और उसको मैं डिवाइड कर दूं 60 ट्रांजेक्शन से, तो मुझे मिलेगा 6 डेज। मैं बोल सकता हूं हर 6 दिन के बाद मुझे हमारा ईओक्यू निकालना पड़ेगा। मतलब कि पहले दिन पे मेरे पास 60,000 है, सो ऑन जब मेरा 1 से 6 दिन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 1 से 6 दिन, और यहाँ पे मेरा सेकेंड ट्रांजेक्शन पे सात से 12 दिन होंगे, उसमें मुझे फिर से 60,000 की जरूरत पड़ेगी। जब मेरा थर्ड इंटरवल आएगा तब मुझे फिर से 60,000 की जरूरत पड़ेगी। तो सो ऑन चलते ही जाएगा, मतलब यहाँ 6 दिन, यहाँ 6 दिन, यहाँ 12 से 18, यहाँ 6 दिन, ऐसे सो ऑन मेरा 6 डे का साइकिल रहेगा 60,000 रुपीज का। ठीक है, ये चीज वो बोलना चाहता था कि कितने कितने डेज का इंटरवल रहेगा, तो इतने डेज का इंटरवल रहेगा। कैसे आया ये, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय कन्वर्जेशन ईच ईयर। ओके, ऐसे ये पूरा का पूरा आया। और ये था क्या, हम यहाँ ढूंढ क्या रहे थे, ये ढूंढ रहे थे हम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन, दो कन्वर्जेशन के बीच में इंटरवल कितना लगता है, तो हर 6 दिन का कन्वर्जेशन लगता है। ये 6 दिन क्या इंडिकेट करता है कि हर 6 दिन के बाद मैं बैंक से जाके या मैं सिक्योरिटी में से जाके ये 60,000 उठाऊंगा। ठीक है, ये हमें साबित करता है। ओके, और कुछ अगर आप देखोगे ना, 6 दिन, ओके, 16 ट्रांजेक्शन है होते हैं हमारे पूरे साल के, इनटू मैं इसको हमारा ईओक्यू 60,000 आया उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 36 लाख रुपए। डन, डन, डन। अब इसको और डिटेल में करते हैं कि 6 डे 6 डेज इनटू टोटल ये 6 ट्रांजेक्शन को करने के लिए हमें नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, गलत, 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 गलत। ओके, ये क्या बताता है मुझे, 60 ट्रांजेक्शन करने के लिए मुझे 60,000 रुपए चाहिए और टोटल मेरा एनुअल कैश आ जाएगा 36 लाख रुपए। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मुझे ट्रांजेक्शन, जो हमने यहाँ पे ये 16 निकाला, ये ट्रांजेक्शन, ये 60,000 जो निकाला, ये निकाला ईओक्यू। अरे यहाँ पे हमारा सी हो जाता है ना, ये हमने निकाला सी, और ये हमें मिल गया एनुअल रिक्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं यू। तो अगर जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला था,
उसके हिसाब से मुझे इसको कन्वर्ट करना हो, तो मैं ये 36 लाख के नीचे ये 16,000 भेज दूं, जो हमारा सी से आया है, जो हमारा ईओक्यू है, तो मुझे ये ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। और इसको और डिटेल में करना है 16 ट्रांजेक्शन को, तो उसके लिए है डेज इनटू ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू एनुअल डेज, या एनुअल डेज लिखते हैं। तो मेरे एनुअल डेज थे 360, मेरे डेज कितने थे 6 डेज थे, और मेरे ट्रांजेक्शन कितने हो रहे थे 60। तो ये हमारे सेकंड वाले के लिए है कि सेकंड वाले के लिए हम ऐसे लाए, और थर्ड वाले के लिए है कि हमने क्या किया था, इस फॉर्मूला को रिवाइज करके ये ट्रांजेक्शन यहाँ नीचे कर दिए, तो हमें ये डेज मिल गए थे। डन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब दो छोटे मोटे क्वेश्चन बाकी है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंड इससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर बाकी है, वो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आएगा तो आएगा सीधा 7 से लेके 10 मार्क्स तक की इसका वर्थ रहेगा एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यू आर गिवन बिलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 years फॉर अ कंपनी। 2 साल का एक हमें अकाउंट दे दिया है। ईयर 1, ईयर 2, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सब कुछ दे दिया है। सेल और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दे दिया है। ठीक है, अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है हमें, थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे बोला है कि सेल आर एक्सपेक्टेड टू रुपीज 480 लाख इन ईयर 3। हमारा 480 लाख रुपए थर्ड साल के अंदर सेल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट अदर एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 20 lakhs। हमारे जो अदर एक्सपेंस है वो 20 लाख से बढ़ेंगे। बिसाइड अदर चार्जेस, मतलब कि ये अदर एक्सपेंस हमारे बढ़ेंगे। ठीक है, जो कोई अदर चार्जेस है ना वो नहीं बढ़ेंगे। ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, रॉ मटेरियल हमारे पास स्टॉक में है। assume sale and purchase are in cash terms and the closing stock is expected to go up by the same amount between year 1 and year 2। क्या बोला है, इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो एक्सपेक्ट है उतना ही अप जाएगा जितना हमारा बिटवीन ईयर 1 और ईयर 2 के अंदर गया है। मतलब ईयर वन में जितना अप गया ईयर 2 में भी अप गया, उतना ही अप ईयर 3 के अंदर जाएगा। समझेंगे एक एक चीज को, क्या बोलना चाहता है ये। यू आर अज्यूम दैट नो डिविडेंड इज बीइंग पेड। इस साल हमने कोई भी डिविडेंड नहीं पे किया है। द कंपनी यूज 75% ऑफ द कैश जनरेट टू सर्विस अ लोन। कंपनी 75% ऑफ द कैश जनरेट करती है लोन से। कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन ईयर 3 फॉर द पर्पस, इग्नोर इनकम टैक्स। हमें इनकम टैक्स को इग्नोर करना है, हमें सिर्फ है ना एक कैश बताना है कि कैश कितना हम ऑपरेशन से जनरेट करते हैं। एक ऑड वन क्वेश्चन है, शायद तक अभी नए हमारे यहाँ है ऐसा एक ऑड वन क्वेश्चन, ये वाला। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। तो मैं बोलूंगा, मैं ये गिना दूं ना, उसके बाद घर पे जाके ये बाय सेल्फ कर लेना। हाँ, बाय सेल्फ ये कर लेना। ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए ये सम बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये यूनिक सम की कैटेगरी तो में आ सकता है। और जब ये सम के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब ये बहुत ही अच्छा सम है। कभी भी 7 से 10 मार्क्स के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जब आएगा ना, तब 65% लोग यहाँ पे गोते खाएंगे, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही सम है। एक आरटीपी में पूछा गया है, और एक यहाँ इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, हाँ, आरटीपी में पूछा गया है, इलिस्ट्रेशन में। इसके अलावा का कोई सम कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, इसको मेरे को है ना यूनिक सीरीज में भी डालना है। चैप्टर 4, देखो चैप्टर 4 में पहला यूनिक सीरीज में आज डाल रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, सेम पैटर्न सम, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 सेम पैटर्न पे समझा रहा है। ठीक है, डन। तो एक एक करके हर चीज डिकोड करना स्टार्ट करते। हमें ईयर 3 का पूरा क्या बनाना है, हमें बनाना है ईयर 3 का P&L अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पी एंड एल अकाउंट हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा पी एंड एल अकाउंट बनेगा। कॉपी पेस्ट, ईयर 3 के लिए जगह नहीं बचेगी, कोई बात नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, स्टार्ट करते हैं ये सम, चलो ठीक है। हम है ना कंपैरिजन करेंगे ईयर 2 से ईयर 3 का। ईयर 2, ईयर 3, वैसे ही यहाँ पे ईयर 2 और यहाँ पे ईयर 3 हमारा डन। ये कंपैरिजन क्यों करनी जरूरी है वो मैं बताऊंगा। ओपनिंग स्टॉक को हाल फिलहाल के लिए छोड़ दो, जितनी चीज पहले हमें पता है ना उतनी चीज हम लिखेंगे, उसके बाद हम फर्दर किसी चीज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें सेल आर एक्सपेक्ट टू 480 लाख, तो ईयर 2 का सेल है 400 लाख रुपीस, तो वो हम लिख देते हैं रुपीज इन लैख। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीज इन लैक्स। तो सबसे पहले मुझे पता है वो है सेल से, सेल से मेरा यहाँ पे 400 लैक्स, और ईयर 3 का सेल मुझे दे दिया है, और वो दे दिया है कितना, 480 लैक्स, 480 लैक्स। ओके, तो ये हमें मिल गया सेल, सबसे पहले हमें मिल गया। जो जो चीज मिलती जा रही उस पर टिक करते जाएंगे, क्योंकि वो चीज हमें दोबारा नहीं लिखने की आएगी, ठीक है। तो ये हमें सेल मिल गया, ठीक है। तो सेल का पोर्शन खत्म हो गया, ये मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। उसके बाद क्या बोला, अदर एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय ₹20 लाख। ओके, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस है ईयर 2 के 40 लाख के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अदर एक्सपेंस, ये है ईयर 2 के 40 लाख रुपए के। और ईयर 3 के लिए क्या बोला है, ईयर 3 के लिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो 20 लाख रुपीज से अप हो रहा है, बिसाइड अदर चार्जेस विल इंक्रीज 20 लाख, ये इंक्रीज हो गया 20 लाख से, तो ये हो जाएंगे हमारे 60 लाख रुपीज। डन, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा अदर एक्सपेंस भी कंप्लीट हो गया है। ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, रॉ मटेरियल ही हमारे पास स्टॉक में था। अज्यूम सेल एंड परचेस आर इन अ कैश टर्म, सेल और परचेस हमारा कैश हो रहा है। एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना वो सेम अमाउंट से अप हो रहा है, ठीक है। यू मे अज्यूम दैट नो डिविडेंड बीइंग पेड, कोई डिविडेंड नहीं पे किया। द कंपनी कैन यूज 75% ऑफ द कैश जनरेट टू सर्विस अ लोन, कंप्यूट द हाउ मच। ओके डन। अब इस सम के अंदर है ना हमें कुछ नहीं दिया, अमाउंट के नाम पे हमें कुछ नहीं दिया है, बस घुमाया गया है। तो अब क्या करेंगे हम जितने भी एक्सपेंसेस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंस हमारा है स्टोर्स, हमारा सबसे पहला एक्सपेंस है वो स्टोर है। अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं और फिक्स्ड एक्सपेंस कितने हैं। तो स्टोर हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस के लिए अंदर बोल दिया था 20 लाख से अब जाएंगे, जिसका एडजस्टमेंट हो चुका है, तो उसके लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन हमारा होगा फिक्स्ड एक्सपेंस, रीजन क्यों, डेप्रिसिएशन कोई नया असेट आएगा तभी इंक्रीज होगा। यहाँ अंदर कुछ बोला नहीं है कोई नया असेट आया है, तो एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोर्स की। तो ईयर 2 के अंदर 400 लाख का सेल था, तब हमारा स्टोर था 48 लाख, मतलब 48 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, ये हमारा हो गया 12%। मतलब कि ईयर 2 में हमारा जो स्टोर था वो सेल्स का 12% था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोर्स, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्किंग नोट 1, यहाँ पे हम बना देते हैं वर्किंग नोट 1, किसके लिए, स्टोर्स के लिए। यहाँ पे हम करते हैं ईयर 2 के परसेंटेज स्टोर के निकालते हैं, तो क्या था हमारा 48 लाख डिवाइड बाई 400 लाख इंटू 100, तो ये हमारा आ गया था 12%। मतलब सेल का स्टॉक स्टोर इज 12% ऑफ सेल्स, सेल्स का ये 12% है, ठीक है। तो हमारा ईयर 3 का हमारा टोटल टर्नओवर है 480 लाख, 480 लाख का 12%, तो ये हमारा हो जाएगा 480 इंटू 12%, ये हमारा हो जाएगा 57.6 लाख। तो ये 57.6 लाख हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
और ईयर 2 का था हमारा 48 लाख, 48 लाख यहाँ पे आ जाएगा। डन। तो इसके साथ हमारा स्टोर का भी काम खत्म हो गया। अब ढूंढते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और इसके लिए हम बना देंगे वर्किंग नोट टू। सेम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वेरिएबल है, तो हम देखेंगे कि उसका सेल का कितना परसेंटेज होता है। वर्किंग नोट टू इसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के लिए है। ईयर 2 का हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का परसेंटेज ढूंढ लेते हैं, तो वो है 400, और यहाँ पे 64 लाख, तो 64 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 400 इंटू 100। ओके, 16 लाख। ठीक है, ये हम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये सब वेरिएबल एक्सपेंस है। वेरिएबल एक्सपेंस सेल्स जितना बढ़ेगा उतने ही बढ़ेंगे, और सेल्स जितना कम होगा उतने ही कटेंगे। तो ईयर 3 के लिए हमारा हो जाएगा 480 लाख इंटू 16% है ये। तो 480 लाख का 16% हमारा कितना होता है? 480 इंटू 16%, ये हमारा हो जाएगा 76.8 लाख। तो ये हमें ईयर 3 में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मिल गए 76.80 लाख, और उसके पहले के थे 64 लाख। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का भी टंडा खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन तो हमने फिक्स्ड एक्सपेंस मान लिया है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ हम लिख देंगे ब्रैकेट में फिक्स्ड एक्सपेंस। तो हमें कहीं पे भी इसका सबूत ही देने की जरूरत नहीं है। 40 लाख, 40 लाख। डन। तो ये हमें हमारा डेप्रिसिएशन भी मिल गया। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें पता है ईयर 2 का। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमें पता है ईयर 2 का, लेकिन वो अभी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ईयर अभी हमारा कितना काम बाकी है? अभी हमारा काम बाकी है ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास एक मिसलेनियस इनकम भी है, तो उसको भी देख लेते। मिसलेनियस इनकम जो भी होती है उसको हम फिक्स मानेंगे, क्योंकि मिसलेनियस इनकम जो भी होती है सेल के साथ कोई भी इंटरलिंक नहीं करती है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे 4 लाख है, और यहाँ पे भी 4 लाख है, मतलब कि लास्ट 2 ईयर्स में वो 4-4 लाख रुपए ही है। तो हम यहाँ पे मिसलेनियस इनकम का जो पोर्शन होगा उसको भी उतना ही कर देंगे। ठीक है, 4 4। डन। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी आ गई, सिर्फ आपका ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक बाकी है। क्या करते हैं कि सबसे पहले है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं नेट प्रॉफिट। कुछ भी नहीं, मुझे मेरा ईयर 2 का नेट प्रॉफिट बताए। मेरे ईयर 2 का नेट प्रॉफिट है 72 लाख रुपीस। ओके, अब एक बात मैं बताऊं आपको, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, या तो फिर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, या तो फिर आप बात कर लो इसकी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या रॉ मटेरियल, उसके बारे में है ना कोई भी अमाउंट या कोई भी परसेंटेज नहीं दिया। उसके बारे में क्या लिखा है? उसके बारे में लिखा है कि रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक के अंदर है। ठीक है, अज्यूम सेल एंड परचेस आर इन कैश टर्म्स, सेल और परचेस कैश में। क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। ईयर 1 और ईयर 2 में जितना अप गया है क्लोजिंग स्टॉक, इतना ही हमारा जाएगा अप। अब देखो यहाँ पे है ना कोई भी ऐसा परसेंटेज नहीं मिल रहा है जिससे मैं ईयर 3 का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या रॉ मटेरियल निकाल सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक हम अकाउंट्स में एक चीज पढ़ते हैं, वर्किंग नोट 3, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे यही पॉइंट यूनिक है, अभी तक का तो आप भी हैंडल कर लोगे। यही पॉइंट आपके लिए क्रुशियल है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, अब मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा ईयर 1 का और ईयर 2 का। रॉ मटेरियल कंज्यूम रेशियो निकालेंगे हम। ठीक है, तो ईयर 1 का रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले निकालते। ईयर 1, यहां पे ऐसे कर लेते, ईयर 1, ईयर 2। सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल निकालना है, तो रॉ मटेरियल निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसमें मैं परचेस कर दूं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, तो मुझे मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। देखो
मैं ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक को है ना अलग अलग करके नहीं ढूंढ सकता हूं, लेकिन मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम के परसेंटेज निकाल दूं ईयर 1 के और ईयर 2 के, तो मैं ईयर 3 के भी परसेंटेज निकाल पाऊंगा। मतलब कि ईयर 3 के भी परसेंटेज उतने ही होंगे जितने ईयर 1 के हो गए, ईयर 2 के हो गए। देखो, परसेंटेज में कभी चेंज नहीं होता है, परसेंटेज आर ऑलवेज सेम। जैसे ईयर 1 से ईयर 2 क्या बोला है यहाँ पे, समझो यहाँ पे रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक में है, क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट एज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। तो ईयर 1 में मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम जितना होगा उतना ही ईयर 2 में रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, नहीं होगा। अमाउंट में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज यस, परसेंटेज वाइज सेम हो सकता है। तो करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आरएमसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस माइनस क्लोजिंग करना पड़ेगा। ईयर 1 का ओपनिंग लिखता हूं, परचेस लिखता हूं, क्लोजिंग लिखता हूं। तो ये यहाँ पे ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो मुझे आरएमसी मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं 32 120 40, 32 120 40। तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, 32 120 माइनस 40, तो ये आपका आएगा 112। वैसे ही मैं ईयर 2 का निकाल लूं रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो 40 प्लस 160 माइनस 60, 40 प्लस 160 माइनस 60, तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस 160 माइनस 60, तो ये आपका हो जाएगा 140। ठीक है, मैंने क्या बोला था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्पशन जो होगा ना वो हमारा इसमें सेम नहीं होगा, ईयर 1 का आप देखो या ईयर 2 का देखो, अमाउंट में सेम नहीं होगा। अब हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम को डिवाइड बाय सेल करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो। तो फर्स्ट ईयर में हमारा सेल था 320 और सेकंड में 400, 320 400, 300 112 डिवाइड बाय 320 इंटू 100 करूं, तो ये मुझे मिलेगा 35%। सेकेंड ईयर में भी हम एक बार देख लेते हैं, 140 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 करूंगा तो भी ये मुझे मिलेगा 35%। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, लाइकली कंजम्पशन इन ईयर 3 इज ऑल्सो 35%। ओके, अब ईयर 3 का जो सेल होगा, तो आरएमसी ऑफ ईयर 3 इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, सेल्स इंटू 35%। सेल्स कितना हमने किया है, 480 इंटू 35%, तो 480 का 35% हमारा हो जाएगा 168 लाख। और ये 168 लाख मैं यहां पे लिख दूं, रो मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मैं लिख दूं 168 लाख। ओके, यहां मेरा रो मटेरियल कंज्यूम कितना था, यहां मेरा रो मटेरियल कंज्यूम था 140, तो यहां पे मैंने लिख दिया 140। ठीक है, अब मुझे नेट प्रॉफिट ईयर 2 का तो मिल गया, ईयर 1 का देख लेता हूं, ये होगा 404, ये भी हो जाएगा 404। ठीक है, आप ये नेट प्रॉफिट मैच करके देख सकते हो 72 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आएगा ही। 484 ये हमारा होगा टोटल, 484 ईयर 3 का, ये हो गया 484। 484 माइनस 168 माइनस 57.6 माइनस 60 माइनस 76.8 माइनस 40, तो ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट यहाँ पे 21.60 लाख। डन। अब हमें सम के अंदर क्या ढूंढने को बोला था, द कंपनी कैन ओके कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन ईयर 3 फॉर द पर्पस। ओके, तो अभी हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा सम तो कैश फ्लो ढूंढने के बाद कंप्लीट होगा। तो कैश फ्लो ढूंढते हैं, कैश फ्लो, एक मिनट हो, यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट 3, आरएमसी हमें आया है वर्किंग नोट नंबर 3 से, तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 3। अब कैश फ्लो ढूंढने के लिए क्या करते थे, हमें सिर्फ ऑपरेशन का कैश फ्लो ढूंढना है, तो ऑपरेशन का कैश फ्लो ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे प्रॉफिट में से जितने भी फिक्स एक्सपेंस है वो ऐड कर देते थे। तो प्रॉफिट के अंदर हम हमारे फिक्स एक्सपेंस ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट हमारा आया था 81.60 लाख का, उसके अंदर हम ऐड बैक करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन,
20 लैक्स का, तो 61.6 लाख, 20 लैक्स का था ना, 40 लैक्स का, माइनस करेंगे हम 40 लाख, तो हमें मिल जाएगा 41, अरे एड बैक करना है, एड बैक करना है, प्रॉफिट के अंदर हमें एड बैक करना है डेप्रिसिएशन, 81.60 प्लस 40, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट 121.6। प्रॉफिट में से नॉन 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 कैश आइटम में ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट मिल जाएगा। बाद में इसमें से मुझे एक और चीज लेस करनी होगी, माइनस। आपने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, रॉ मटेरियल है या वो अपनी जा रहा है, बट जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना, इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट एज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। तो क्या बोल रहा है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो सेम अमाउंट से अप गया है ईयर 1 और ईयर 2। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से यहाँ कितना अप जा रहा है, 20 लाख। तो मैं मान सकता हूँ यहाँ से यहाँ कितना हो गया होगा, टोटल 80 लाख, और इसका डिफरेंस कितना होगा, 20 लाख रुपए। तो मुझे, अब समझो, मैं यहाँ पे प्रॉफिट ढूंढ रहा हूँ, वो मैंने वहां से रॉ मटेरियल कंज्यूम से ढूंढा था, तो वहां पे है ना इसका इम्पैक्ट नहीं आया। अब उसका इम्पैक्ट लाने के लिए क्या, ये मेरा टोटल प्रॉफिट था, इसमें मैंने नॉन कैश आइटम एड बैक कर दिया। अब मैं 20 लाख का और इन्वेंट्री लेके आ रहा हूँ, इन्वेंट्री में घर पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे इतना क्या होगा, कैश पेमेंट मैंने किया होगा, तो मुझे ये मेरे ऑपरेशन का कैश है, तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस स्टॉक 20 लाख रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा 101.60 लाख रुपीज। ये क्या है, आपका नेट कैश इनफ्लो। इतना आपका कैश इनफ्लो हुआ है पूरे साल के अंदर। डन। चैप्टर 4, ये वाला नहीं, ये वाला। ओके, देखो, प्रॉफिट में एड बैक किया इन लोगों ने भी डेप्रिसिएशन, और जो कैश रिक्वायर्ड था फॉर इंक्रीजिंग इन स्टॉक, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है, 40 लाख ही रहता तो हमारा स्टॉक का कोई इंपैक्ट नहीं आता, वो तो एक वर्किंग कैपिटल की तरह रहता, बट मैंने 20 लाख से अपना स्टॉक इंक्रीज किया था, इन लोगों ने यहाँ पे 50 लाख से किया है। Done? तो इसी के साथ हमारा ये इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बाकी है, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, एक 20 से 25 मिनट लगेगा, देन ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। मतलब कि कल नया दिन नई शुरुआत हम करेंगे। ठीक है, कल हमारी होगी 18 नवंबर। तो एक नई शुरुआत के साथ एक नया चैप्टर, बड़ा चैप्टर लेंगे, जिसको हमें 8 से 9 दिन 8 से 9 दिन में खत्म करना है। तब तक हमें ना एक छोटू सा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, देन हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
ओके, स्टार्ट करते हैं इसको अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? मंथली सेल हमें दे दी है, जीपी रेशियो दे दी है 20%, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज पेड इन नेक्स्ट मंथ। सीओजीएस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड का सोल्ड है, वो सीओजीएस हमारा पेड हो रहा है नेक्स्ट महीने के अंदर। सेल्स आर इन क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड अलाउ फॉर 2 मंथ। सेल हमारा पूरा का पूरा क्रेडिट पे चलता है और क्रेडिट अलाउड है 2 महीने के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर पेड इन द सेम मंथ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा सेम मंथ में पेमेंट हो जाता है और वो हमें यहाँ पे दे दिया है जून से लेके सितंबर तक का, मतलब कि जून से सितंबर का हमें हमारा बनाना होगा कैश स्टेटमेंट। डिवाइड डिविडेंड अमाउंटिंग September 2024 3 लाख विल बी पेड इन द मंथ ऑफ September 24। ओके, September 24 में 3 लाख का डिविडेंड पे किया है। कैश बैलेंस है 1.5 लाख रुपए का और द कंपनी हैज मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख रुपए। ओके, कंपनी मिनिमम कैश मेंटेन करेगी 1 लाख रुपए। ओके, अभी तक आप देख रहे थे यहाँ जितना अमाउंट होता था उतना ही बोलते थे, बट अब हमारे पास है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए हमें मेंटेन करना है। इफ देर इज कैश बैलेंस डेफिशिएंटी इन एनी मंथ, किसी भी महीने में कैश डेफिशिएंसी होती है, कंपनी वुड टेक अ टेम्पररी शॉर्ट लोन इफ कैश बैलेंस एक्सीड 2 लाख रुपीज। ओके, अगर कैश बैलेंस एक्सीड 2 लाख रुपीज हो जाएगा तो हम शॉर्ट टर्म लोन लेंगे। अरे, कंपनी वुड टेक अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन, कंपनी एक शॉर्ट टर्म लोन ले लेगी अगर डेफिशिएट आएगा। एंड इफ कैश बैलेंस एक्सीड 2 लाख रुपीज, अगर कैश बैलेंस हमारा 2 लाख से ज्यादा हो जाता है, देन कंपनी वुड इन्वेस्ट अ शॉर्ट टर्म एक्सिस अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख से ऊपर का वो अमाउंट है ना, क्या करेगी, 2 लाख के ऊपर का अमाउंट का वो इन्वेस्ट कर देगी। ओके, तो ये मैं सम करते करते समझाऊंगा ये कहना क्या चाहता है, मैं यहीं पे ही बता देता हूं, एक सम के साथ फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। अगर डेफिशिएट होता है मतलब कैश बैलेंस लेस देन 1 लाख रुपीज होता है, कैश देन हमारा कैश कैश बैलेंस हमारा कितना होता है, लेस देन 1 लाख रुपीज, तो हम क्या करेंगे, कैश बैलेंस हमारा लेस देन 1 लाख रुपीज होगा तो हम टेम्पररी लोन लेंगे, टेम्प लोन ले लेंगे, टेम्पररी लोन ले लेंगे। एंड जो हमारा कैश बैलेंस है वो 2 लाख से ज्यादा होगा। इफ आर कैश बैलेंस इज मोर देन रुपीज 2 लाख, देन अबो अबो रुपीज 2 लाख वी विल वी विल इन्वेस्ट। क्या करेंगे, अगर डेफिशिएट होगा 1 लाख से कम का, डेफिशिएट भी नहीं लिखते, अब नहीं लिखते, अगर कैश बैलेंस 1 लाख से कम का होगा तो लोन लेके 1 लाख करेंगे। अगर कैश बैलेंस अगर कैश बैलेंस 2 लाख से ज्यादा का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 लाख का, 2 लाख के ऊपर का जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब कि हमारे पास है ना यहाँ पे 2 क्लोजिंग बैलेंस है। इफ कैश बैलेंस इज लेस देन 1 लाख, then our then our closing balance is 1 लाख। अगर हमारा कैश बैलेंस 1 लाख से कम होगा तो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा 1 लाख रुपए। इफ कैश बैलेंस इज अबो रुपीज 2 लाख, देन आर क्लोजिंग बैलेंस इज रुपीज 2 लाख। ओके, तो यहाँ पे 2 लाख और 1 लाख करके टोटल 2 है। देखते हैं, इजी सम है। इग्नोर द इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट इग्नोर करना है और हमें इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, लोन और इन्वेस्टमेंट दोनों का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, मतलब हमें जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने का हमें क्या बनाना है, कैश स्टेटमेंट बनाना है। तो बना देते फटाफट कैश बजट। क्वेश्चन नंबर 9, कैश बजट 3 थे, कौन से, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, 3 महीने के हमें बनाने, रुपीज इन लाख ही लिख देते हैं, ज्यादा हमें अब
फटाफट खत्म करना है तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है इस के अंदर, और यहाँ पे सब कुछ रुपीज़ इन लाख ही दिया है, तो ठीक है। सबसे पहले सेल्स का पॉइंट बाद में करेंगे, मैंने पहले क्या सिखाया था, हम वो वाले पॉइंट सारे पहले कर लेंगे जिससे हमें है ना मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर पेड इन द सेम मंथ, मंथली इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर फॉलो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है ना हमारे, वो सेम मंथ में ही पेमेंट हो जाते। तो जुलाई का जुलाई में, अगस्त का अगस्त के, और सितंबर का सितंबर में पेमेंट हो गया होगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पेमेंट, और पेमेंट के नीचे सबसे पहले बनाते हैं पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं हमारा, 1.2, एक और 1.3, 1.2 लाख, 1 लाख एंड 1.3 लाख। तो हमारा ये वाला केस कंप्लीट हो गया। डिविडेंड अमॉन्ग सितंबर 24, 3 लाख विल बी पेड इन द सेम मंथ ऑफ सितंबर 24। मतलब कि सितंबर 24 में हमने 3 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना किया है सितंबर महीने में, 3 लाख रुपए का। तो ये वाला भी केस हमारा खत्म हो गया। कैश बैलेंस है 1 जुलाई का 1.5 लाख रुपए, तो यहाँ पे ओपनिंग कैश कितना है हमारा, 1.5 लाख रुपए का। तो ये वाला भी केस खत्म हो गया। अब ये हमें द कंपनी का पूरा मैटर दिया है, 1 लाख 2 लाख का, जो हमने समझ लिया है, और इसमें हमें कुछ करना नहीं है। तो अब हमारे पास पहली 4 चीजें रह जाती है, ठीक है। पहला हमें मंथली सेल दिया है। अब ये मंथली सेल के लिए आप देखो IV 4th नंबर का, सेल्स आर इन अ क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड इज अलाउ फॉर 2 मंथ्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी हमारा सेल है, अप्रैल का सेल हमने जो किया है, वो हमें जून में मिलता है उसका पैसा। जून के सेल, मई के सेल का पैसा जुलाई में, और जून का सेल का पैसा अगस्त में। मतलब कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, छोटी सी चीजें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेमेंट मंथ। ये कैश मुझे कौन कौन से मंथ में मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। इसका वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो चलेगा, ओके। तो अप्रैल का 2 महीने बाद कब मुझे मिलेगा, मई और जून। ये इसका पेमेंट मुझे मिलेगा मई और जून, मतलब कि जून के अंदर इसका पेमेंट मिलेगा 2 महीने के बाद। मई का पेमेंट मुझे 2 महीने बाद मिलेगा, मतलब कि जून और जुलाई, मतलब कि जुलाई। जून का पेमेंट मुझे कब मिलेगा, जुलाई एंड अगस्त, सेकेंड मंथ हमारा आ रहा है यहाँ पे अगस्त, ठीक है। बाद में जुलाई मंथ का पेमेंट मुझे मिलेगा अगस्त एंड सितंबर। अगस्त मंथ का पेमेंट मुझे कब मिलेगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। अक्टूबर में मिलेगा, अक्टूबर का कोई अमाउंट हमें दिया नहीं है। और सितंबर का हमें मिलेगा अक्टूबर और नवंबर में हमें इसका मिलेगा पेमेंट, ठीक है। अब मुझे चाहिए कौन कौन से मंथ, मुझे यहाँ पे चाहिए जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने का बना रहे। मतलब ये जुलाई मंथ, अगस्त मंथ और सितंबर में कितना पेमेंट करें, 12, 15 और 10। तो यहाँ पे आ गए अपने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना कलेक्शन हम कर रहे हैं, 12, 15 और 10, 12, 15, 10। डन। ये यहाँ पे कलेक्शन वाला पार्ट, ये आई और IV ये दोनों हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 पेंडिंग है, वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%, और पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज पेड इन अ नेक्स्ट मंथ के COGS का पैसा हम नेक्स्ट मंथ पेमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चीज बोली है। अब हमने कलेक्शन तो कर लिया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से तो कर लिया, बट मुझे अभी पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स तो बाकी ही है। अब पेमेंट और क्रेडिटर्स करने के लिए ये दोनों चीजें दी है, 20% और ये लाइन। तो इसके लिए हम बना देते हैं वर्किंग नोट 1, यहाँ पे ही बना देते हैं वर्किंग नोट 1। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए मुझे बनाना है। अब इन लोगों ने यहाँ पे हमें नहीं बोला है कि हमने माल परचेज कब किया, तो हम यहाँ पे अजम्पशन ले लेंगे कि जिस महीने हमने माल सेल किया है उसी मंथ में हमने माल परचेज किया होगा, ठीक है। तो मैं कौन सा बना रहा हूं, जुलाई अगस्त सितंबर का, जुलाई अगस्त सितंबर, ओके। मेरा सेल्स है उस महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर का मेरा सेल है 10, 13, 10, 13 एंड 14, ये मेरा सेल है उस महीने का। मुझे जुलाई से आगे भी 1 महीना बनाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ पेमेंट हो रहा है, जून, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
तो जून से लेके सितंबर तक का है 15, 10, 13, 14, 15, 10, 13 और 14, इतना हमारा सेल्स है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, जीपी रेशियो दे दिया है, जीपी रेशियो वो है 20%। तो 15 का 20% हमारा हो जाएगा 115 इंटू 20%, ये आपका हो जाएगा 3। 10 का 20% हो जाएगा 2। 13 का 20% आपका हो जाएगा 2.6। 14 का 20% आपका हो जाएगा 2.8। ओके, अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो क्या होगा, सीओजीएस, सेल्स माइनस जीपी करूंगा तो मुझे सीओजीएस मिल जाएगा। तो 15 माइनस 3 आपका हो जाएगा ये 12, ये आपका हो जाएगा 8। 13 माइनस 2.6 ये आपका हो जाएगा 10.4, और 14 माइनस 2.8 ये आपका हो जाएगा 11.2। ओके, एंड हमें इसका सीओजीएस का पेमेंट कब हो रहा है, पेमेंट ऑन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ। तो ये 12 का पेमेंट यहाँ पे होगा, ये 8 का पेमेंट यहाँ पे होगा, ये 10.4 का पेमेंट यहाँ पे होगा। तो लिख लेते हैं, 12 का पेमेंट जुलाई मंथ में होगा, 8 का पेमेंट अगस्त मंथ में होगा, और 10.4 का पेमेंट सितंबर मंथ में होगा। देखा मैंने कितना लिया, जितना पोर्शन मेरे काम का था ना, मैंने इस सम के अंदर इतना ही लिया। हमने आगे तक में ना हर सम हर मंथ का किया है, बट यहाँ पे हमने वही लिया है। और मैं चाहता हूँ आप इतना इस चैप्टर को मजबूत करके, है ना, आपको जब सीओजीएस ढूंढने का है तो आप अप्रैल से मत ढूंढना, आप जून से ढूंढो, आपको पता चलना चाहिए। क्या लिखा था, सेल्स आर इन क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड, अरे ये वाला का सीओजीएस सोल्ड इज पेड इन अ नेक्स्ट मंथ। सीओजीएस पेड हो रहा है नेक्स्ट मंथ में, मतलब कि अगस्त का पेमेंट होगा सितंबर में, जुलाई का पेमेंट होगा अगस्त में, और जून का पेमेंट होगा जुलाई में। और मुझे चाहिए कहां से, जुलाई से लेके सितंबर तक के, मतलब मुझे जून भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये आपको है ना बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स वर्किंग नोट 1 बार 8 10 4 बार 8 12 8 12 लाख 8 लाख 10.4 लाख। ओके, यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा टोटल, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस माइनस शॉर्ट टर्म लोन, अरे प्लस शॉर्ट टर्म लोन, माइनस हम करेंगे शॉर्ट टर्म लोन, अगर लोन नहीं लिया तो हम माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया। एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल जाएगा, डन। 1.5 प्लस 12 ये आपका हो गया 13.5। पेमेंट का टोटल हो रहा है 1.2 प्लस 12 ये आपका हो गया 13.2, ये आपका हो गया 9, और ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका 1.3 प्लस 3 प्लस 10.4 ये आपका हो गया 26.4। 10 और 11 और 3 14.8 समथिंग ऐसा कुछ हो गया। 10 प्लस 1.3 प्लस 3 14.3, अभी भी गलत है। 10.4 प्लस 3 प्लस 1.3 14.7, ये हम आपका हो जाएगा 14.7। ओके, गलत कर दिया, गलत कर दिया। ये पेमेंट्स का टोटल है, तो इसको हम लिखेंगे पेमेंट बाजू में, डन। ये हो गया 30.5, 30.5 में से 13.2, तो ये आपका आएगा 0.3 क्लोजिंग बैलेंस। मुझे मेरा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जब 1 लाख से कम हो तब मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। 1 लाख यहाँ पे हमने समझा था, इफ क्लोजिंग बैलेंस इज लेस देन 1 लाख देन आर क्लोजिंग बैलेंस इज 1 लाख। तो 1 लाख हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, और शॉर्ट टर्म लोन से हम लाएंगे 0.7 लाख रुपीज, मतलब 70,000 रुपीज। अब ये ये 1 लाख हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर, ये 1 और 15 हो जाएगा यहाँ पे 16 लाख। ओके, ये हो जाएगा 9 और 1 10 1 18, 16 में से 18 लाख जाए तो भी, अरे 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, 7 लाख रुपीज हमारा बैलेंस बचेगा। 7 लाख के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा था, इफ सीबी इज अबो रुपीज 2 लाख, है हमारा अबो रुपीज 2 लाख, हाँ है, तो देन आर क्लोजिंग बैलेंस इज 2 लाख, हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा जस्ट 2 लाख रुपीज। तो जो 5 लाख है ना ये इन्वेस्ट हो जाएंगे, डन। ये 2 लाख अब आगे जाएंगे, 10 2 12 लाख, 12 में से 14.7 में माइनस कर डालूंगा, तो ये हो जाएंगे मेरे -2.7।
-2.7। मुझे मेरा मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है? अब देखो अमाउंट माइनस में, मतलब 1 लाख से तो कम है, मतलब मुझे मेरा मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख रुपए रखना है। तो यहाँ पे हमें टोटल लोन शॉर्ट टर्म लेना पड़ेगा 3.7 लाख रुपीस। और इसी के ही साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, मस्त एक प्रमोशन हम आपको दे देते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 5 मिनट से ज़्यादा आपकी नहीं लूँगा। लाइक, अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो इसको लाइक यार ज़रूर कर देना। शेयर, अपने सीए इंटर फ्रेंड के साथ ही शेयर कर देना, सीए इंटर, और जिसका भी May 26 में अटेम्प्ट ड्यू है सीए इंटर का, उन सबको ये वीडियो शेयर कर देना। May 26 ऑनवर्ड्स। सब्सक्राइबर, आपने ये वीडियो वॉच किया, आपको अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे, यही मेरा मोटिवेशन एंड फीस है। और आपको ये पूरा का पूरा सीए इंटर एफएम का फ्री सीरीज जैसे मिलता ही रहेगा। अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। ये इस चैप्टर के नोट्स कैसे मिलेंगे? तो नोट्स आपको मिलेंगे गूगल ड्राइव लिंक, जो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको आगे के चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 भी मिल जाएंगे। डन। एंड चैप्टर 3 का चैप्टर 4 आपका अपलोड भी हो जाएगा वहां पे। तो ये नोट्स की बात हो गई। बाद में टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहां क्या मिल जाएगा? ऑल टाइप्स ऑफ अपडेट मिल जाएंगे, प्लस ये गूगल ड्राइव का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ये लिंक में है ना, आज पिन कर दूंगा, तो आपको पिन हुआ लिंक भी वहां पे मिल जाएगा। डन। एंड उसके अलावा 40 जैसे हमारे अभी 39 जैसे हमारे सब्सक्राइबर है, 39 जैसे हमारे सब्सक्राइबर है। तो इन सबको मैं आशा करता हूँ ये सब लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा इतनी उतनी जल्दी। देन 39 सब्सक्राइबर टेलीग्राम ज्वाइन। हाँ, क्वेरी कैसे पूछोगे? तो क्वेरी के लिए मैंने अपना इंस्टा अकाउंट दे दिया है आपको। हमने क्वेरी के लिए हमने हमारा इंस्टा का अकाउंट दे दिया है। आप क्या करोगे? इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लेना, हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करने के बाद आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आपका नाम, सिटी एंड स्टेट, ये सब वहां पे डाल देना। नेम बता देना, सिटी है कौन सा, स्टेट कौन सा है, एंड क्वेरी क्या है वो बता देना। आपको इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपको इसका मिल जाएगा अराउंड अराउंड 36 to 48 आवर्स में। अदर देन एग्जामिंग टाइम पे मैं आपको ये नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, लेकिन सीए इंटर का एग्जाम स्टार्ट हो, मैं आशा करता हूँ उससे पहले ही आप ये सब खत्म कर दोगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।